Welcome to Galaxy Classes, where concepts become clear and learning becomes powerful. नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका साइंस टीचर और आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा सुपर इंटरेस्टिंग चैप्टर नंबर 7 अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी का पार्ट 3। बच्चों, बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से ना डायरेक्ट डेफिनेशंस, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस और गिव रीजन टाइप के सवाल जरूर आते हैं। तो चलो पेन और नोटबुक लेकर एकदम तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम माइक्रोब्स की अमेजिंग दुनिया में एक और डीप डाइव करने वाले हैं। अच्छा, लेसन शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। स्क्रीन पर देखो, क्या आपको लगता है कि ये छोटे छोटे माइक्रोब्स जो इतने टाइनी है कि हम उन्हें नेकेड आई से यानी खुली आंखों से देख भी नहीं सकते, वो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स जैसे पोल्यूशन यानी प्रदूषण और फ्यूल की कमी को सॉल्व कर सकते हैं? सुनने में थोड़ा साइंस फिक्शन मूवी जैसा लगता है ना? लेकिन बच्चों, इसका जवाब साइंस फिक्शन नहीं बल्कि 100% साइंस फैक्ट है, और इसका जवाब ही हमारे आज के लेसन का फाउंडेशन है। तो चलिए इस कैसे और क्यों को बिल्कुल डिटेल में कॉन्सेप्ट के साथ समझते हैं। तो ये है हमारा आज का लेसन प्लान, बिल्कुल आपकी स्मार्ट क्लास के रोड मैप की तरह। सबसे पहले हम बायोफ्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम समझेंगे कि माइक्रोब्स से लाइफ सेविंग मेडिसिन्स यानी एंटीबायोटिक्स कैसे बनती हैं। उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट माइक्रोबियल फ्यूल्स की डिटेल में जाएंगे। देन वी विल सी कि माइक्रोब्स पोल्यूशन कंट्रोल में हमारी कैसे हेल्प करते हैं। फिर हम मॉडर्न वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स जैसे लैंड फिलिंग को समझेंगे, और लास्ट में हम एक क्विक एग्जाम रिकैप करेंगे। रेडी हो? चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है बायोफ्यूल्स यानी जैव ईंधन। ये वो फ्यूल है जिससे साइंटिस्ट हमारे फ्यूचर की एनर्जी नीड्स का, मतलब हमारी ऊर्जा की जरूरतों का सॉल्यूशन मान रहे हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में इस टॉपिक की शुरुआत एक इमेज को ऑब्जर्व करने से होती है। तो चलिए देखते हैं वो इमेज और समझते हैं कि वो इतना स्पेशल क्यों है। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है सैक्रोमाइसीज, जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में यीस्ट कहते हैं। हिंदी में इसे खमीर भी कहते हैं। हाँ, ये वही यीस्ट है जिसे आप केक, ब्रेड या इडली डोसा का बैटर बनाने में यूज करते हैं। लेकिन आज ये हमारा बेकर नहीं, हमारा हीरो है, क्योंकि ये छोटा सा सिंगल सेल्ड फंगस फ्यूल बनाने के काम आता है। अमेजिंग राइट? इसी से हमारा बायोफ्यूल का कॉन्सेप्ट शुरू होता है। तो सवाल उठता है, बायोफ्यूल होता क्या है? Let's see the textbook definition. Biofuel is important among the renewable source of good energy. इस definition को break down करते हैं। इसमें सबसे important word है renewable. इंग्लिश में renewable, हिंदी में नवीकरणीय। ऐसा सोर्स जिसे हम बार बार बना सकते हैं, जो कभी खत्म नहीं होता। सोचो, पेट्रोल, डीजल ये नॉन रिन्यूएबल है, एक दिन खत्म हो जाएंगे। लेकिन बायोफ्यूल जो प्लांट्स और माइक्रोब से बनता है, उसे हम बार बार प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसीलिए ये फ्यूचर का फ्यूल है। एग्जाम में ये 1 मार्क डेफिनेशन के लिए आ सकता है, सो प्लीज इसको लर्न कर लीजिए। टेक्स्ट बुक कहती है कि बायोफ्यूल 3 फॉर्म्स में अवेलेबल है। फर्स्ट, सॉलिड यानी ठोस फॉर्म। इसके एग्जाम्पल्स हैं कोल, डंग यानी गोबर के उपले जो गांव में चूल्हे जलाने के काम आते हैं, और क्रॉप रेजिड्यू यानी फसल कटने के बाद जो खेत में अवशेष बच जाते हैं जैसे पराली। सेकंड, लिक्विड यानी तरल फॉर्म। इसके एग्जाम्पल्स हैं वेजिटेबल ऑयल्स एंड अल्कोहल जैसे कि एथेनॉल। एंड थर्ड, गैशियस फॉर्म। इसके एग्जाम्पल्स हैं गोबर गैस जिसे हम बायोगैस भी कहते हैं, और कोल गैस। तो ये तीनों फॉर्म्स आपको एग्जाम्पल्स के साथ याद रखने हैं। एग्जाम में मैच द पेयर टाइप क्वेश्चंस में आ सकते हैं। अब इन बायोफ्यूल्स की खासियत क्या है? आपकी बुक में 3 वर्ड्स यूज किए गए हैं, इजीली अवेलेबल, प्लेंटिफुल एंड रिलायबल। इजीली अवेलेबल मतलब आसानी से मिल जाते हैं, क्योंकि ये खेती बाड़ी यानी एग्रीकल्चर से जुड़े हैं। प्लेंटिफुल मतलब बहुत सारी क्वांटिटी में अवेलेबल है। इंडिया जैसी एग्रीकल्चरल कंट्री में तो आप सोचो क्रॉप रेजिड्यू और डंग बहुत ही ज्यादा होता है। और रिलायबल मतलब भरोसेमंद, वी कैन डिपेंड ऑन देम। इसीलिए इंडिया की गवर्नमेंट इस पर इतना फोकस कर रही है ताकि हम पेट्रोल डीजल के लिए दूसरे देशों पर अपनी डिपेंडेंसी कम कर सकें। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर आ रहे हैं, हाउ इज बायोफ्यूल एक्चुअली प्रोड्यूस्ड? बायोफ्यूल आखिर बनता कैसे है? ये डायग्राम आपकी टेक्स्ट बुक से इस पूरे प्रोसेस को दिखाता है। देखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, बट डोंट वरी, हम इसके हर एक स्टेप को बिल्कुल लाइन बाय लाइन आराम से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस एनर्जी साइकिल को डिकोड करना। सबसे पहला स्टेप है फोटोसिंथेसिस। देखिए, सन से सोलर एनर्जी आती है। प्लांट्स इस सोलर एनर्जी और एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर अपना फूड बनाते हैं। यह है स्टेप 1, सिंपल। स्टेप 2 है हार्वेस्टिंग। जब प्लांट्स जैसे कि शुगर केन या कॉर्न ग्रो हो जाते हैं तो हम उन्हें काट लेते हैं। इस प्लांट मटेरियल को हम कहते हैं बायोमास। ओके? स्टेप 3 है कन्वर्जन। प्लांट्स के अंदर एक सब्सटेंस होता है जिसे सेल्यूलोज कहते हैं।
फैक्ट्री में इस सेल्यूलोज को प्रोसेस करके ग्लूकोज यानी सिंपल शुगर में कन्वर्ट किया जाता है। स्टेप 4, यहां आता है हमारा हीरो, फर्मेंटेशन। इस ग्लूकोज सॉल्यूशन में हम माइक्रोब्स जैसे कि हमारा यीस्ट सैकरोमाइसिस डाल देते हैं। ये यीस्ट इस शुगर को फर्मेंट करता है। अब फर्मेंटेशन का मतलब क्या है? इट्स अ केमिकल प्रोसेस वेयर अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स डाउन अ सब्सटेंस। यहां यीस्ट शुगर को ब्रेक करके एज अ वेस्ट प्रोडक्ट अल्कोहल बनाता है और यही अल्कोहल हमारा लिक्विड बायोफ्यूल है। स्टेप 5, द फाइनल प्रोडक्ट। इस फर्मेंटेशन से जो लिक्विड बायोफ्यूल यानी एथेनॉल बनता है उसे कलेक्ट करके प्यूरिफाई किया जाता है और फिर ये कार में फ्यूल की तरह यूज हो सकता है। तो एनर्जी सूरज से चली और गाड़ी के इंजन तक पहुंच गई। ये एक पूरा साइकिल है। तो हमने देखा कि माइक्रोब्स हमारे गाड़ियों को पावर दे सकते हैं, पर उनकी पावर यहां खत्म नहीं होती। अब हम देखेंगे कि यही छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हमारी जान कैसे बचाते हैं। हमारा अगला टॉपिक है एंटीबायोटिक्स। यहां भी माइक्रोब्स ही हमारे सुपर हीरोज हैं। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले टेक्स्ट बुक आपसे कुछ रिकॉल करने को कह रही है। पहला सवाल, व्हाट इज एन एंटीबायोटिक? एंटीबायोटिक यानी प्रतिजैविक क्या होता है? और दूसरा सवाल, इनको यूज करते वक्त व्हाट प्रिकॉशंस यानी क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? सोचो, एंटीबायोटिक एक ऐसी मेडिसिन है जो हार्मफुल बैक्टीरिया को मारती है या उनकी ग्रोथ को रोक देती है। और सबसे बड़ी प्रिकॉशन ये है कि इसे हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए और कोर्स पूरा करना चाहिए, अधूरा नहीं छोड़ना। टेक्स्ट बुक की पहली लाइन कहती है, मेनी डिजीजेज ऑफ ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स हैव बीन कंट्रोल्ड ड्यू टू एंटीबायोटिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगाई। ये लाइन बहुत पावरफुल है बच्चों। सोचो, आज से 100-150 साल पहले एक छोटा सा कट या इन्फेक्शन भी जानलेवा हो सकता था। इट कुड किल यू। लेकिन फिर साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि कुछ माइक्रोब्स जैसे बैक्टीरिया और फंगाई ऐसे केमिकल्स बनाते हैं जो दूसरे हार्मफुल बैक्टीरिया को मार सकते हैं। इन्हीं केमिकल्स को हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। इनकी डिस्कवरी ने मेडिकल साइंस में एक रेवोल्यूशन, एक क्रांति ला दी। आपकी टेक्स्ट बुक में कुछ मेजर एंटीबायोटिक्स की लिस्ट दी गई है, जैसे पेनिसिलिन, सेफ्लोस्पोरिन्स, इरिथ्रोमाइसिन। और ये किस चीज के अगेंस्ट काम करते हैं? दे आर यूज्ड अगेंस्ट वेरियस स्ट्रेन्स ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव क्या होता है? देखो, ये बैक्टीरिया को क्लासिफाई करने का, उनको अलग अलग ग्रुप्स में बांटने का एक साइंटिफिक तरीका है। ये एक टेस्ट जिसे ग्राम स्टेनिंग कहते हैं, उसके बेसिस पर होता है। आप इसको ऐसे समझो जैसे बैक्टीरिया की 2 टीम्स हैं जिनकी जर्सी यानी उनकी सेल वॉल अलग अलग डिजाइन की है। टेस्ट से पता चलता है कि बैक्टीरिया टीम पॉजिटिव का है या टीम नेगेटिव का। डॉक्टर्स के लिए ये जानना जरूरी है ताकि वो सही एंटीबायोटिक दे सके। इस लिस्ट में से एक नाम आपको एग्जाम के लिए स्पेशली याद रखना है, रिफामाइसिन। टेक्स्ट बुक कहती है, रिफामाइसिन इज इफेक्टिव अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी इंडिया में एक बहुत सीरियस बीमारी है और रिफामाइसिन वो पावरफुल एंटीबायोटिक है जो टीबी के बैक्टीरिया को मारने में हेल्प करती है। ये मैच द पेयर या फिल इन द ब्लैंक्स में आने के हाई चांसेस हैं। सो रिफामाइसिन फॉर टीबी, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। अब हम वापस फ्यूल्स के टॉपिक पर आ रहे हैं। आप सोचेंगे कि पहले बायोफ्यूल पढ़ा, अब फिर से फ्यूल। यस, क्योंकि आपकी टेक्स्ट बुक ने इस टॉपिक को अलग अलग पार्ट्स में दिया है और हमें बिल्कुल टेक्स्ट बुक के ऑर्डर को ही फॉलो करना है ताकि बोर्ड एग्जाम के लिए आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो। तो अब हम कुछ स्पेसिफिक माइक्रोबियल फ्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर से एक कैन यू रिकॉल बॉक्स है, ये बायोगैस प्लांट के बारे में है। सवाल है, बायोगैस प्लांट में क्या डिकम्पोज होता है? जवाब है एनिमल डंग, फार्म वेस्ट। उससे क्या मिलता है? बायोगैस यानी मीथेन और मैन्योर यानी खाद। और ये डिकम्पोजिशन कौन करता है? माइक्रोब्स, स्पेसिफिकली एनारोबिक बैक्टीरिया। एनारोबिक मतलब वो जीव जो ऑक्सीजन के बिना काम करते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इन्हीं सवालों के जवाब हमें आगे के टॉपिक्स का बेस देंगे। टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग हम 3 मेन माइक्रोबियल फ्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है गैशियस फ्यूल, मीथेन। सेकंड है लिक्विड फ्यूल, एथेनॉल, जिसके बारे में हमने थोड़ा पहले भी जाना। और थर्ड है फ्यूल ऑफ द फ्यूचर, हाइड्रोजन गैस। चलिए इन तीनों को एक एक करके डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले मीथेन। टेक्स्ट बुक कहती है, मीथेन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय माइक्रोबियल एनारोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ अर्बन, एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। इस लाइन को ब्रेक करते हैं। मीथेन एक गैस है, ये बनती है एनारोबिक डिकम्पोजिशन से, यानी डिकम्पोजिशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब माइक्रोब्स कचरे को बिना ऑक्सीजन के सड़ाते हैं तो मीथेन गैस बनती है। और ये कचरा कहाँ से आता है? अर्बन यानी शहरों का गीला कचरा, एग्रीकल्चरल यानी खेती का कचरा, एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट यानी फैक्ट्रीज से निकला ऑर्गेनिक वेस्ट। दूसरा फ्यूल है एथेनॉल। एथेनॉल एन अल्कोहल इज अ क्लीन स्मोकलेस फ्यूल। इसकी खासियत क्या है? ये क्लीन और स्मोकलेस है, यानी इससे धुआं नहीं निकलता, पोल्यूशन कम होता है।
और ये बनता कैसे है? Obtained during fermentation of molasses by the yeast Saccharomyces. मोलासिस क्या होता है? जब शुगर फैक्ट्रीज में गन्ने से चीनी निकाली जाती है तो जो डार्क, थिक, गुड़ जैसा लिक्विड बच जाता है उसे मोलासिस कहते हैं। इंडिया में स्पेशली उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में बहुत सारी शुगर फैक्ट्रीज हैं। फिर हमारा हीरो यीस्ट इस मोलासिस को फर्मेंट करके एथेनॉल बनाता है। और अब आते हैं फ्यूल ऑफ द फ्यूचर पर, हाइड्रोजन गैस। इसे फ्यूचर का फ्यूल क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हाइड्रोजन जलता है तो बाय प्रोडक्ट सिर्फ पानी, वाटर होता है। नो पोल्यूशन, जीरो कार्बन एमिशन। और ये बनता कैसे है? ये बनता है ड्यूरिंग बायोफोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टर्म है, चलो इसको तोड़ते हैं। बायो मतलब लाइफ यानी माइक्रोब्स, फोटो मतलब लाइट यानी सनलाइट, और लाइसिस मतलब टू ब्रेक डाउन। तो कुछ स्पेशल बैक्टीरिया सनलाइट की प्रेजेंस में पानी H2O को तोड़कर हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। ये अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज पर है, बट इट हैज ह्यूज पोटेंशियल। फ्यूल्स के अलावा माइक्रोब्स हमारे लिए और भी बहुत कुछ बनाते हैं। दे आर लाइक टाइनी केमिकल फैक्ट्रीज। टेक्स्ट बुक में लिखा है कि वेरियस इंडस्ट्रियल केमिकल्स आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड थ्रू माइक्रोबियल प्रोसेस, जैसे कि वेरियस अल्कोहल्स, एसीटोन जो नेल पेंट रिमूवर में होता है, ऑर्गेनिक एसिड्स और पॉलीसैकेराइड्स। और ये केमिकल्स कहाँ यूज होते हैं? दे आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल्स फॉर प्लास्टिक एंड फूड प्रोडक्ट्स। मतलब प्लास्टिक इंडस्ट्री और फूड इंडस्ट्री में इन केमिकल्स की बहुत डिमांड है और माइक्रोब्स हमें ये केमिकल्स बनाकर देते हैं। चलिए अब हमारे चैप्टर के आखिरी बड़े टॉपिक पर चलते हैं। ये टॉपिक आज के टाइम में सबसे ज्यादा रेलेवेंट है, माइक्रोब्स एंड पोल्यूशन कंट्रोल। पोल्यूशन यानी प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है, खासकर इंडिया जैसे घनी आबादी वाले देशों के लिए। देखते हैं हमारे छोटे दोस्त माइक्रोब्स इस बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कैसे हेल्प करते हैं। इस टॉपिक की शुरुआत में आपकी टेक्स्ट बुक में एक बहुत ही पावरफुल लाइन लिखी है, मैं इसे पढ़ना चाहूंगा। लाइफ ऑफ द फ्यूचर जनरेशंस विल बी डिफिकल्ट इफ दीज प्रॉब्लम्स आर नॉट सॉल्व्ड एट राइट टाइम एंड टू राइट एक्सटेंट। इसका मतलब है कि अगर हमने पोल्यूशन जैसी प्रॉब्लम्स को सही समय पर और सही तरीके से सॉल्व नहीं किया तो आने वाली जनरेशंस यानी आपके बच्चों की लाइफ बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये एक वार्निंग है और इसका सोल्यूशन भी माइक्रोबायोलॉजी में छुपा है। टेक्स्ट बुक आपको याद दिलाती है कि आप माइक्रोब्स के पोल्यूशन फाइटिंग रोल के बारे में पहले से थोड़ा जानते हैं। You already know that microbes are used for disposal of solid waste through biogas plant and compost production. हमने अभी डिस्कस किया कि बायोगैस प्लांट में माइक्रोब्स गोबर को डीकंपोज करते हैं। सिमिलरली कंपोस्ट प्रोडक्शन यानी खाद बनाने में माइक्रोब्स गीले कचरे को सड़ाकर उसे वैल्यूएबल मैन्योर में बदल देते हैं। तो ये एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज हैं। लेकिन सवाल ये है कि बड़े शहरों में जो रोज टन्स ऑफ वेस्ट यानी लाखों किलो कचरा निकलता है उसका क्या किया जाए? बायोगैस प्लांट या कंपोस्ट पिट में तो इतना सारा कचरा मैनेज नहीं हो सकता। हाउ अर्बन वेस्ट दैट इज accumulated in terms of tons may be disposed of? इस बड़े सवाल का जवाब है एक मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक में। इस मॉडर्न टेक्निक का नाम है लैंडफिलिंग साइट्स। आपने शायद शहर के बाहर कचरे के बड़े बड़े पहाड़ देखे होंगे। मॉडर्न लैंडफिलिंग उससे बहुत डिफरेंट और साइंटिफिक तरीका है। चलिए इसके प्रोसेस और डायग्राम को अच्छे से समझते हैं। स्क्रीन पर आप डायग्राम 7.9 देख रहे हैं। ये एक मॉडर्न लैंडफिल साइट का क्रॉस सेक्शन है, यानी उसे बीच से काट कर दिखाया गया है। यहाँ आपको जमीन के नीचे एक बड़ा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है। अब हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि इस स्ट्रक्चर के हर एक पार्ट का क्या काम है और ये बनता कैसे है। चलिए प्रोसेस को समझते हैं। स्टेप 1, लार्ज पिट्स आर डग इन ओपन स्पेसेस फार अवे फ्रॉम द रेजिडेंशियल एरिया। बड़े बड़े गड्ढे खोदे जाते हैं शहर से दूर। स्टेप 2, those pits are lined with plastic sheets as a precaution against pollution of soil due to leaching. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। गड्ढे के अंदर प्लास्टिक की मोटी शीट बिछा दी जाती है। क्यों? ताकि कचरे से जो गंदा जहरीला पानी निकलेगा वो लीच होकर यानी रिस कर नीचे की मिट्टी और ग्राउंड वाटर को खराब ना करे। स्टेप 3, compressed waste is dumped in the pit. कचरे को पहले मशीन से दबाया जाता है, कंप्रेस किया जाता है ताकि कम जगह में ज्यादा कचरा आ सके। स्टेप 4, it is covered with layers of soil, sawdust, leafy waste and specific biochemicals. कचरे के ऊपर मिट्टी, लकड़ी का बुरादा, सूखे पत्ते और कुछ खास केमिकल्स की लेयर्स डाली जाती हैं। स्टेप 5, bioreactors are mixed at some places. Microbes present in soil and other top layers decompose the waste. यहाँ आते हैं माइक्रोब्स। बायोरिएक्टर्स और मिट्टी में मौजूद माइक्रोब्स इस कचरे को धीरे धीरे डीकंपोज करना यानी सड़ाना शुरू कर देते हैं। और स्टेप 6, कंप्लीटली फिल्ड पिट इज सील्ड। जब गड्ढा पूरा भर जाता है तो उसे अच्छे से सील कर दिया जाता है। ये कचरा मैनेज करने का एक साइंटिफिक तरीका है। तो बच्चों,
इसके साथ हमारा आज का टीचिंग पार्ट कंप्लीट होता है। हमने फ्यूल्स, एंटीबायोटिक्स और पोल्यूशन कंट्रोल में माइक्रोब्स का रोल अच्छे से समझा। अब एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, एक क्विक रिवीजन। तो अगले 2 मिनट बिल्कुल ध्यान से सुनिए ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स आपके माइंड में एकदम सेट हो जाएं। चलिए इस समरी टेबल को देखते हैं। बायोफ्यूल्स, स्पेसिफिकली इथेनॉल, कौन बनाता है? सैक्रोमायोसिस यानी यीस्ट बाय फर्मेंटेशन। और इसका यूज क्या है? ये एक क्लीन स्मोकलेस फ्यूल है। एंटीबायोटिक्स कौन बनाता है? बैक्टीरिया और फंजाई। और इनका यूज क्या है? ये लाइफ सेविंग मेडिसिन्स हैं। बायोगैस कौन बनाता है? एनारोबिक माइक्रोब्स। और इससे क्या मिलता है? मीथेन गैस। और पॉल्यूशन कंट्रोल में कौन हेल्प करता है? डीकंपोजिंग माइक्रोब्स। और इनका यूज क्या है? वेस्ट मैनेजमेंट जैसे लैंडफिलिंग। ये टेबल आपको सारे कॉन्सेप्ट्स को आपस में जोड़ने में हेल्प करेगा। और अब कुछ कीवर्ड्स जो आपको बिल्कुल आने ही चाहिए। इनकी 1 लाइन डेफिनेशन जरूर प्रैक्टिस कर लेना फॉर गारंटीड मार्क्स। पहला है बायोफ्यूल, दूसरा फर्मेंटेशन, तीसरा एंटीबायोटिक, चौथा एनारोबिक डीकंपोजिशन, याद है डीकंपोजिशन विदाउट ऑक्सीजन, पांचवा बायोफोटोलाइसिस ऑफ वाटर, प्रोसेस टू मेक हाइड्रोजन फ्यूल, और छठा लैंडफिलिंग, द मॉडर्न वेस्ट डिस्पोजल मेथड। इन टर्म्स को बिल्कुल मत भूलना। और जाते जाते बस एक बात याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस। रट्टा मत मारिए, चीजों को समझिए। जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर आसानी से लिख पाएंगे और आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। This lesson was brought to you by Galaxy Classes, created only for study and concept clarity.